मैम प्लीज रिकॉर्डिंग ऑन कर। जी हो गई है बेटा आपके कहने से पहले। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, जब भी आपके नंबर ऑफ अननोन्स से आपकी नंबर ऑफ इक्वेशंस कम हो जाएं तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब यहाँ मुझे लॉजिकली देखना है। देखिए मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, मेरे पास एशेलन फॉर्म में दो रोज है। अगर मेरी दूसरी रो पूरी जीरो हो जाए तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ जाएगा, सिंपल इज दैट। ठीक है, असल में दो इक्वेशंस है ना और दो अननोन्स हैं। एचरन फॉर्म में अगर मेरे पास एक इक्वेशन और जीरो हो जाएगी तो दो अननोन्स रहेंगे, इक्वेशन कम हो जाएगी, इक्वेशन एक बन जाएगी, तो अनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएगा। उसके लिए मुझे ऐसी के की वैल्यू बतानी है जो इन दोनों को जीरो कर दे। तो अब आप बताएं जरा कि के की वो कौन सी वैल्यू है जो इन दोनों को जीरो कर देगी। बहुत आसान सी बात है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको 50%। के की वो वैल्यू बताएं जो इन दोनों को जीरो कर दे। 9 माइनस के स्केयर को भी जीरो कर दे, -27 माइनस 9 के को भी जीरो कर दे। यस -3 क्लास। -3 -3 यहाँ पुट करोगे -27 प्लस 27, -3 यहाँ पुट करोगे तो भी जीरो देगी। ठीक है, ये तो है -3 +3 दोनों के लिए जीरो है, लेकिन आपने वो यूनिक वैल्यू देनी है जो इसको भी जीरो करे और इसको भी जीरो करे। ठीक है, तो वो यूनिक वैल्यू आपके पास -3 है, जिससे ये भी जीरो हो जाता है और ये भी जीरो हो जाता है। तो k इज इक्वल टू -3 वो वैल्यू है जिसके लिए आपकी एचरन फॉर्म में जो सेकंड एंटायर रो है वो जीरो हो जाती है। और उसका पर्पस ये है कि आप पूरी एंटायर रो को जब जीरो करते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस कम हो जाती है, नंबर ऑफ इक्वेशंस कम होती है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर है, दैट फॉर k इज इक्वल टू -3 वी हैव द इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब सी पार्ट पे आ जाए, यूनिक सॉल्यूशन कब होगा। वेरी सिंपल, इनफाइनाइट का रिवर्स होता है यूनिक सॉल्यूशन। जिस टाइप का हम सॉल्यूशन अभी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जो लॉजिकल रीजनिंग यूज करनी होती है ना, वो इनफाइनाइट का उल्ट कर दें तो आपको यूनिक सॉल्यूशन देता है। उसकी क्या वजह है? देखिए अगर मुझे यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो ना मेरी 9 माइनस के स्केयर वाली एंट्री जीरो होनी चाहिए और ना मेरी -27 माइनस 9 के की एंट्री जीरो होनी चाहिए। अब मुझे वो वैल्यू बताएं जिससे ना तो मेरे पास 9 माइनस के स्केयर जीरो हो और ना मेरे पास -27 माइनस 9 के जीरो हो। इसको आंसर करने के दो तरीके हैं, या तो वो वैल्यू बता दें जिससे कि जीरो ना हो, या वो वैल्यू बताएं जिसके इक्वल के को नहीं होना चाहिए। इसका एक और मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ इसका आंसर देने का, और ये तकरीबन हर क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ये अप्लाई होगा। पहले नो सॉल्यूशन का आंसर दें, फिर इनफाइनाइट मैनी का दें। अपने नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी के केसेस को एक्सक्लूड कर दें तो यूनिक का सॉल्यूशन आ जाएगा। जरा गौर से देखें, आपने 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस पढ़े हैं ना, एक था नो सॉल्यूशन, एक था इनफाइनाइट मैनी, एक था यूनिक। तो लॉजिकल सी बात है, अगर मैं अपनी पॉसिबिलिटीज में से नो को भी निकाल दूं, इनफाइनाइट को भी निकाल दूं, तो ऑब्वियसली यूनिक ही बचेगा ना। तो ये देखें, बगैर सोचे भी आंसर कर सकते हो। इनकंसिस्टेंट यानी नो का भी ऑप्शन निकाल दो, के को 3 भी नहीं होना चाहिए। इनफाइनाइट मैनी का भी निकाल दो, के को -3 भी नहीं होना चाहिए। तो अगर ये दोनों नहीं होंगे तो ऑब्वियसली मेरे पास एक ही टाइप का सॉल्यूशन बचेगा और वो है यूनिक। तो इट विल वर्क इन एवरी क्वेश्चन। लेकिन अगर इसको लॉजिकली देखना चाहते हो तो मैं आपको बताती हूँ लॉजिकली भी कैसे है। आपको पता है कि 9 माइनस के स्केयर में अगर मैं के को +3 पुट करूँ या -3 पुट करूँ, इन बोथ केसेस इसने जीरो बनना है। तो पहली बात तो ये कि इसको भी जीरो नहीं होना चाहिए, इसको भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो पहले मैं इस एंट्री के साथ तो पहले डील कर लूँ ना। तो +3 -3 दोनों नहीं होने चाहिए, क्योंकि उससे ये गायब हो जाएगा और मुझे ये यहाँ चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन के लिए बात याद रखिएगा कि आपके पास ये जो आपकी आखिरी रो है, इसमें ये जो आपके पास सेकंड लास्ट एंट्री है और थर्ड लास्ट एंट्री है, इन दोनों को नॉन जीरो होना चाहिए। ये नहीं होंगी तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो आपने 9 माइनस के स्क्वायर को भी नॉन जीरो प्रूफ करना है। तो अगर आप +3 -3 दोनों नहीं पुट करते तो ऑब्वियसली ये नॉन जीरो रहेगी। एक तो आपने लॉजिकली मैं आपको आंसर दे रही हूँ। इसी तरह जो आपके पास k इज इक्वल टू -3 का केस यहाँ पे आपने लिखा है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा कि -3 जब नहीं होगा तो ऑब्वियसली -27 -9 के भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो लॉजिकली भी इसको देख ले, और अगर आपने इसको शॉर्टकट तरीके से देखना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप जल्दी आंसर लिख सकें,
तो नो सोल्यूशन की पॉसिबिलिटी को भी निकाल दें, इनफाइनाइट को भी निकाल दें, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के 3 तरह के सोल्यूशन आ सकते हैं, या वो नो होगा, या वो इनफाइनाइट होगा, या वो यूनिक होगा। तो अगर नो भी निकाल दिया, इनफाइनाइट भी निकाल दिया, तो एक ही ऑप्शन बचता है कि फिर वो यूनिक सोल्यूशन होगा। तो आप जो नो सोल्यूशन की पॉसिबिलिटी थी, आप कहो कि के को 3 भी नहीं होना चाहिए, के को -3 भी नहीं होना चाहिए, तो फिर ये आपके पास यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब पिछली एग्जांपल को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। कैसे मॉडिफाई करते हैं कि पहले 2x2 का सिस्टम था, अब जरा 3x3 लेते हैं। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस के लिए हम इसको ऑर्डर को जरा इंक्रीज कर रहे हैं, ताकि हमें अगर 3x3 के सिस्टम को भी डील करना पड़े तो हमें पता हो कैसे सॉल्व करना है। अब आपको यहाँ पर सिस्टम के अंदर ये जो सेकंड पार्ट है, इसमें सिस्टम भी दिया जा सकता है। यहाँ पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपको बना के दी जा रही है। आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से ऑब्वियसली अपना सिस्टम लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ से लिख सकते हो -2x1 + 3x2 + x3 = a, x1 + x2 - x3 = b, 5x2 - x3 = c। तो सिस्टम दिया जाएगा तो जारी बात है आपको ऑगमेंटेड में तो ट्रांसफॉर्म करना ही पड़ेगा। यहाँ पर आपको ऑगमेंटेड में दिया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही पार्ट्स है, बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पर माइनर सा डिफरेंस है सिर्फ डी पार्ट का, बाकी सब कुछ वही है। ए पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी। अब यहाँ के नहीं है, यहाँ 3 वैल्यूज हैं, लेकिन देखने से परेशान नहीं होना, ये क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल उसी लाइन पे करना है जैसे हमने लास्ट पार्ट किया है। Determine the values of A, B and C for which the linear system is consistent. ठीक है, फर्क ये है कि पहले लास्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा था K की वो वैल्यू बताएं जिसके लिए आपका सिस्टम कंसिस्टेंट है। ठीक है, अब कंसिस्टेंट में यहाँ पर इन्होंने, आप कह लें कि इसको थोड़ा समराइज करके पूछा है। जब कंसिस्टेंट पूछा जाता है ना, तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है यूनिक भी और इनफाइनाइट वैल्यू भी, दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। तो ए पार्ट में आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप ए, बी, सी की वो वैल्यू बताएं जिसके लिए आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, आपका सिस्टम कंसिस्टेंट है, चाहे वो यूनिक है चाहे वो इनफाइनाइट वैल्यू है। बी पार्ट में हमें बताना है डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी फॉर विच द लीनियर सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब है? नो सोल्यूशन। ठीक है, तो बी पार्ट में वो पॉसिबिलिटी बता दें, ए, बी, सी की वो वैल्यू बता दें जिसके लिए आपका नो सोल्यूशन आएगा। सी पार्ट पे आ जाए, when it is consistent, does the linear system have a unique solution or infinite many solutions? ए पार्ट की एक्सटेंशन सी पार्ट में पूछी जा रही है। वो कहता है अगर आपने ए पार्ट में ये प्रूव कर दिया कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है, तो फिर ये बताएं कि कंसिस्टेंट में तो 2 तरह के सोल्यूशन आते हैं, यूनिक भी आता है, इनफाइनाइट भी आता है। तो अब उसमें से भी डिस्टिंग्विश करके बताएं कि अगर आपका सिस्टम कंसिस्टेंट प्रूव हो गया है, तो फर्दर ये आपको यूनिक सोल्यूशन देगा या इनफाइनाइट मनी देगा। ठीक है, और डी पार्ट, गिव अ स्पेसिफिक कंसिस्टेंट लीनियर सिस्टम एंड फाइंड वन पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये कोई मुश्किल बात नहीं है, जब ये डी मैं भी आपको समझाऊंगी तो फिर आपको समझ आएगा। आप जो इनफाइनाइट मनी सोल्यूशन निकालते हो ना, आप कहते हो कि फॉर एग्जांपल x3 आपके पास t के इक्वल है, अगर मैं ये लेट करूं तो वो आपको डी पार्ट में सिर्फ ये कह रहा है कि वो जो आपने t लेट किया है ना, उस t को खुद से कोई वैल्यू दे, 1 2 3 4 5 वट एवर जो आपके दिमाग में आती है वैल्यू। हम वैसे तो जनरल आंसर देते हैं ना टी लिख के, लेकिन यहाँ वो आपसे ये कह रहे हैं कि अब आप जनरल आंसर ना दें, वन पर्टिकुलर सोल्यूशन दें। वन पर्टिकुलर सोल्यूशन का मतलब होता है टी को कोई एक वैल्यू अपनी मर्जी से दे, जो कि आप एग्जाम में कुछ भी दे सकते हो। एक स्टूडेंट अगर 1 देता है, दूसरा 0 देता है, तीसरा -3 देता है, नो प्रॉब्लम। वो सिर्फ ये कह रहा है कि वहां से उस टी को कोई स्पेसिफिक वैल्यू देने के बाद हमें कोई एक सोल्यूशन दे। अगर हम टी को कोई वैल्यू नहीं देते तो वो वन पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं होता, वो इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशंस होते हैं, क्योंकि टी को टी लिखने का मतलब है कि कोई वैल्यू भी ले सकता है रियल लाइफ पे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर, और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारी जगहों पे आपसे पूछे जा सकते हैं एक्सरसाइजेस के अंदर, कि आप अपने इनफाइनाइट मैनी में से कोई एक पर्टिकुलर सोल्यूशन बताएं। ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर सोल्यूशन का मतलब सिर्फ ये होता है कि जो आप इनफाइनाइट मैनी का सोल्यूशन निकालते हो इन टर्म्स ऑफ टी, वहां टी को कोई वैल्यू दे दें आप अपनी मर्जी से कोई भी। ठीक है, ओके। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये साइड थोड़ी सी आपको डार्क लग रही होगी, लेकिन जब आप इसको खुद आपके साथ मैंने स्लाइड्स शेयर की है ना, तो इसको थोड़ा सा जूम करके देख लेना। ठीक है, ओके। तो अब अगर आप सिस्टम को देखें,
The augmented matrix for the linear system and the reduced row echelon form is this one. ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो हमने reduced row echelon form लिखी हुई है ना, इसकी जगह आप इसकी echelon form में निकाल सकते हो और इसकी reduced echelon form में निकाल सकते हो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। लेकिन ये कोई 100% reduced भी नहीं है, अगर आप इसको गौर से देखें ना तो ये इसमें एक दो और कैलकुलेशंस होंगी तो रिड्यूस बनेगी, लेकिन ये आपकी चॉइस है। असल में उसने रिड्यूस इसको इसलिए बोला हुआ है कि रिड्यूस का मतलब क्या होता है, एचलन और रिड्यूस एचलन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि अगर आप एचलन से रिड्यूस एचलन में जाना चाहते हो तो आपको अपनी पिवट एंट्री के अलावा उस कॉलम में सबको जीरो करना पड़ता है, ठीक है। होपफुली आप इससे फेमिलियर भी होंगे, लेकिन इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, आप इसको बस एचलन भी बना दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये सिस्टम आपके पास आना चाहिए। कहने का पर्पज सिर्फ ये है कि अपने सिस्टम को जितना हो सके सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। तो देखिए जब आप इसको एचएन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होंगे ना, तो आपको यहाँ पे मैंने एक यहाँ पर बात बतानी है, वो ये है कि इस मैट्रिक्स को देख के परेशान नहीं होना। जिस तरह ये एबीसी लिखा है ना, तो आपने ये नहीं सोचना कि इस एबीसी के साथ भी हमें कुछ करना चाहिए एचएन फॉर्म में कन्वर्ट करते हुए, ऐसी बात नहीं है। आप अपना काम सिर्फ इस जो लेफ्ट साइड पे आपके पास लिखी है ना कोफिशिएंट मैट्रिक्स, आप अपना काम सिर्फ इसके ऊपर ट्राई करें, आपको कोई कंसर्न नहीं है एबीसी से। आप सिर्फ जब कोई भी रो ऑपरेशन इस 3x3 के मैट्रिक्स पे कर रहे होगे ना इसको एक्सटेंड बनाने के लिए, तो वही इस एबीसी पे साथ साथ अप्लाई होता रहेगा। तो जब तक आप इसको एचएन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तब तक आपने कोई इस पे सोचना नहीं है कि जी ये एबीसी पता नहीं क्या आ रहे हैं, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ हमेशा से जैसे एचएन फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, आप इसकी सिर्फ इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो लेफ्ट साइड है ना, बस उस पर वर्किंग करते रहो, ठीक है। तो ये अब आपकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आती है वो ये बन गई है, राइट। और आपने ये भी देखा है कि आपके पास जो आपकी वेरी लास्ट रो है वो एंटायरली जीरो हो जाती है एक्सेप्ट द वेरी लास्ट एंट्री a + 2b - c। और इससे आपका क्वेश्चन आसान हो गया। जैसे क्वेश्चन को देख के तो आपको लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें तीन अननोन्स आ जा सॉरी तीन हमारे पास अल्फाबेट्स आ जाते हैं ABC, हमने तीनों के लिए बताना है। तो यू विल सी कि अभी आपको इस लास्ट रो के एंटायरली जीरो होने से और ये जो एक लास्ट एंट्री है इसकी जीरो ना होने से आपको बेनिफिट कहाँ होगा, ठीक है। अच्छा, अब 1 बाय 1 सब पार्ट्स का आंसर आपने देना है। ये पार्ट में आपसे पूछा जा रहा था कि आप ABC की वो वैल्यू दें जिसके लिए आपका सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाए। अच्छा, अब ये थोड़ा सा जनरलाइज सा आंसर है जिसको गौर से सुनना है, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स आई एम श्योर कि क्योंकि वो अभी इन सिस्टम्स को नया नया सॉल्व कर रहे हैं ना, तो वो इन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा स्लो एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। आई अंडरस्टैंड, ये हमेशा होता है। कुछ ने शायद जो है वो समझ लिया हो, लेकिन कुछ को अभी ये कंसिस्टेंट और ये नो सोल्यूशन और ये यूनिक सोल्यूशन में शायद अभी भी प्रॉब्लम हो रही है। उनके लिए मैं ये जो आपका पार्ट है ना इसको थोड़ा ज़्यादा डिस्क्राइब करना चाहूँगी। सॉरी, देखिए अगर आपके माइंड में लास्ट क्वेश्चन है जो हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था, लास्ट एग्जाम्पल, देखिए अगर आपका सिस्टम कंसिस्टेंट है तो दो तरह के सोल्यूशन आ सकते हैं, यूनिक एंड इनफाइनाइट मैनी। पिछला क्वेश्चन याद हो तो उसमें हमने ये देखा था कि अगर आपका सिस्टम कंसिस्टेंट है यानी इसका कोई भी सॉल्यूशन है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, नो सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एक टाइप ऑफ सॉल्यूशन में मैंने आपको समझाया था कि किसी भी सिस्टम के दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। फिर कंसिस्टेंट में फर्दर दो कैटेगरीज होती है, यूनिक एंड इनफाइनाइट मैनी, और इनकंसिस्टेंट की तो एक ही कैटेगरी होती है, नो सॉल्यूशन। इसलिए हम जब इनको कंबाइन करते हैं तो हम कहते हैं तीन तरह के सॉल्यूशन आते हैं। लेकिन वो तीन कैसे आते हैं, एक कंसिस्टेंट में से दो निकल आए और एक हो गया इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट में यूनिक भी चला जाता है, इनफाइनाइट भी चला जाता है, क्योंकि ये है तो सही ना सॉल्यूशन। ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ पर ये कह दें कि सिस्टम का सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इनकंसिस्टेंट में एक ही पॉसिबिलिटी होती है कि सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर मैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को कंबाइन करूं तो मेरे पास तीन तरह के सॉल्यूशंस बनते हैं। दो कंसिस्टेंट के अंदर आ गए, एक इनकंसिस्टेंट के अंदर आ गया, ठीक है। अब जब कोई मुझसे ये पूछेगा कि आप ये बताएं कि आपका सिस्टम कंसिस्टेंट कब है, तो आप वो पॉसिबिलिटी बता दें
जिसके लिए आपका सिस्टम इनकंसिस्टेंट ना हो। आप वो पॉसिबिलिटी एक्सक्लूड करके बता दें जिसके लिए आपके पास नो सॉल्यूशन आ रहा हो। तो आप जरा इस लास्ट रो पे गौर करें। मेरा सिस्टम हर सूरत में कंसिस्टेंट कब होगा? ये सिस्टम नो सॉल्यूशन कब नहीं देगा? जब ये लास्ट एंट्री जो आपके पास लिखी हुई है ये जीरो हो जाए। अगर ये नॉन जीरो रहेगी, तो भी हम लास्ट एग्जांपल में पढ़ के आए हैं, अगर ये नॉन जीरो रहेगी तो नो सॉल्यूशन आएगा। जैसे हमने अभी पढ़ा, अगर मेरे पास ये नॉन जीरो है, मैं कहती हूँ 7 लिखा हुआ है, बाकी इससे पहले सब जीरो है, तो 0 = 7 आ जाएगा। ये मुझे नहीं चाहिए। अगर ये आ गया तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। और ये देखें, यहीं से मैं आपको बी पार्ट भी करा देती हूँ। बी पार्ट यहीं से हो जाएगा। ये बी पार्ट देखें। बी पार्ट में उसने आपसे पूछा था वो पॉसिबिलिटी बताएं जिसके लिए आपका सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। तो इनकंसिस्टेंट का मतलब है नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या बताना है आपने? नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास ये जो आखिरी रो है उसकी ये वाली एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए। बाकी सब तो पहले ही जीरो है ना। अगर ये नॉन जीरो हो जाएगा तो मेरा सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो बी पार्ट का सॉल्यूशन तो बहुत ही आसान है। आपने लिख दिया कि जब ये एंट्री नॉन जीरो हो गई तो हमारा सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो अब बी से ए में जाना ज्यादा आसान है। अब ए को पढ़े। ए कहता है सिस्टम कंसिस्टेंट कब होगा? तो जो सिस्टम जिस कंडीशन के लिए इनकंसिस्टेंट ना हो उसके लिए वो कंसिस्टेंट हो जाता है। और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन के लिए किसी भी एचडन फॉर्म की आखिरी रो में आखिरी एंट्री को नॉन जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये नॉन जीरो रहेगी तो हर सूरत में आपका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन बनेगा। तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन उस वक्त आएगा जब ये भी जीरो हो जाए, क्योंकि ये नॉन जीरो रहेगी तो हमारे लिए प्रॉब्लम आएगा, वो नो सॉल्यूशन है। तो कंसिस्टेंट का आंसर देने के लिए हम एक ही बात कर सकते हैं कि हमारी लास्ट रो की ये लास्ट एंट्री कभी भी नॉन जीरो ना हो। तो हम कहेंगे कि फिर इसको क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अच्छा, अब आप में से कोई मुझसे ये भी पूछ सकता है कि हमें क्वेश्चन में तो ये कहा जा रहा था कि ए बी सी की वो वैल्यू बताएं जिसके लिए कंसिस्टेंट हो जाए। तो हमने तो पूरी क्वेश्चन उठा के दे दी है, तो ए बी सी कैसे आएगा? यस, एनी वन ऑफ यू? यस क्लास, मैंने तो बस ये कह दिया ना कि a + 2b - c = 0 होगा तो सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा। लेकिन मुझसे क्वेश्चन में तो ये पूछा जा रहा था a b c की वो वैल्यू बताए जिसके लिए ये कंसिस्टेंट है। तो इस इक्वेशन में से a b c की वैल्यू कैसे निकलेगी? यस क्लास, नो वन? ट्राई तो करें क्लास, गलत ही सही। हाँ, हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे ना, इसको a + 2b - c = 0 को। सॉल्व कर सकते हैं। या फिर सपोज कर सकते हैं वैल्यू को। जैसे अगर a की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, b की भी 1 और c की 3 पुट कर देते हैं तो 0 हो जाएगा। यस, वेरी गुड आंसर। इसके दो तरह के आंसर्स हैं, और वो ये आंसर है कि या तो हम ए बी सी को खुद से ऐसी वैल्यू दें जिससे कि जीरो हो जाए, तो एक तो वो पॉसिबिलिटी है, और वो पॉसिबिलिटीज भी फाइनाइट मेनी पॉसिबिलिटीज हैं कि आप ए बी सी की ऐसी वैल्यूज लो कि जिसके लिए जीरो हो जाए। एक और पॉसिबिलिटी ये है कि इक्वेशन एक है, अननोन्स 3 है, तो एक ही पॉसिबिलिटी रह जाती है कि अगर ये तीनों जीरो हो जाए तो भी ये सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आप एक्सप्लेनेशन में यही लिख दोगे, या तो तीनों जीरो हो जाए तो भी सेटिस्फाइड है, या फिर हम खुद से गेस करें कि ए बी सी क्या आए जिसके लिए ये इसको सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो आप ये यहाँ पे ऐड करके ये इसकी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो। यहाँ पर नहीं लिखी हुई, लेकिन आपने लिखनी है। ठीक है, क्योंकि आप कंप्लीट आंसर देना प्रेफर किया करो।
अब सी पार्ट में आपसे ये पूछा जा रहा था कि अगर आपने ए पार्ट में ये प्रूव कर दिया है कि किस कंडीशन के लिए आपका कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आएगा, तो फिर ये बताएं कि उस कंसिस्टेंट में फर्दर आप यूनिक सॉल्यूशन के लिए आंसर करोगे या फिर आप इनफाइनाइट मेनी के लिए आंसर करोगे। ठीक है, देखें असल में हमसे जो चीज पूछी जा रही है वो ये है कि ए बी सी की सेपरेटली वो वैल्यूज बताएं जिसके लिए या तो यूनिक है या इनफाइनाइट मेनी है। आपने यहाँ पर ये रीजनिंग दी कि इस एंट्री को हर सूरत में 0 होना चाहिए हमें कंसिस्टेंट सॉल्यूशन देने के लिए। ठीक है, सो सी पार्ट में हम क्या कहेंगे कि फॉर दीज वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी फॉर विच द लीनियर सिस्टम इज कंसिस्टेंट देयर इज अ फ्री वेरिएबल सो दैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्या समझ आई क्लास? कैसे हमने कह दिया कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ सकते हैं? मैंने अभी इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया है, अगर किसी ने गौर से सुना है तो वो आंसर कर लेगा। यस क्लास, मैं इसका आंसर कर चुकी हूँ, आपने सिर्फ मेरे आंसर को रिवाइज कर देना है। सी पार्ट में हमसे ये पूछा जा रहा था कि सिस्टम अगर कंसिस्टेंट है तो फिर वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा या यूनिक देगा? क्या लगता है आपको? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा। कैसे कैसे, वजह बताए ना बेटा। मैम दोनों साइड पे 0 0 आ जाता है ना, ए बी सी की वैल्यू अगर 0 तो किसी हद तक ठीक है बेटा, इसकी एक और रीजन है, उस पर सोचे। मैम इनकंसिस्टेंट वैल्यू कोई भी हो सकती है मैम 0 होने के लिए, वो इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है। यस, करेक्ट आंसर। मैंने भी आपको बताया है कि आपके पास तो आप तो रियल लाइन पे बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज दे सकते हो जिसके लिए ये आपको 0 इज इक्वल टू 0 दे देगा। मैंने भी बताया था ना कि जरूरी तो नहीं, जिसका एक स्टूडेंट ने एक पॉसिबिलिटी बता दी थी, उन्होंने कहा था कि अगर हम ए को 1 ले लें, बी को हम भी 1 ले लें, सी को हम 3 ले लें तो 3 - 3 0 हो जाएगा। लेकिन सिर्फ ये एक पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना, मेरे पास तो रियल लाइन के ऊपर बहुत सारी ऐसी पॉसिबिलिटीज है जिनको यहाँ सब्स्टिट्यूट करने से मेरे पास 0 आ जाए। अगर वन एंड ओनली वन पॉसिबिलिटी होती तो मैं कहती वो यूनिक सॉल्यूशन है, वो यूनिक पॉसिबिलिटी है, उसके लिए ए बी सी एक ही वैल्यू देगा और वो उस एक के लिए 0 होगा। लेकिन अब मेरे पास ए बी सी की बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हैं जिनके लिए सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएगा। और डी पार्ट वेरी सिंपल, डी पार्ट के लिए थोड़ी सी वर्किंग आपने ये करनी है कि आप अपने सिस्टम को दोबारा लिखो जैसे आप गॉस एलिमिनेशन में लिखते हो। ठीक है, कैसे आप लिखोगे? सेकंड रो को सिंप्लीफाई करके लिखो इन टर्म्स ऑफ x1 x2 x3, और इसी तरह से फर्स्ट रो को लिखो और फिर ए बी सी जो आपने यहाँ पर लेट किए हैं, जिस तरह से हम ये कहते हैं कि देखिए डी ऑप्शन तक हम तभी जाएंगे ना जब हम ये पहले से सपोज कर चुके होंगे कि हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है। ठीक है, डी में इनकंसिस्टेंट की तो बात ही नहीं आती ना, हम तो कहेंगे कि हम डी पार्ट का आंसर उस वक्त कर सकते हैं जो हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है, तभी एक पर्टिकुलर सोल्यूशन निकलेगा। ओके, अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो सपोज क्या किया था? अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो ये सपोज किया था कि ये आपके पास 0 होना चाहिए जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अगर ये 0 है तो लास्ट रो को तो अपने सिस्टम से निकाल देना, समझे कि पूरी 0 हो गई, क्योंकि एक जो आखिरी एंट्री थी उसके लिए आपने कह दिया कि ये 0 होगी तो कंसिस्टेंट की बात होगी। बाकी रहेगी 2 रोज। ठीक है, अब इन 2 रोज को आप सिंप्लीफाई करें। क्वेश्चन ये आता है कि जब पहली 2 रोज लिखेंगे तो एबीसी की वैल्यू कहाँ से आएगी? अभी आपने कहा है कि आपके पास वो कौन सी सबसे आसान पॉसिबिलिटी है जिसमें ये इक्वेशन 0 = 0 हो जाएगी, वो है ए बी सी = 0। तीनों को 0 कह दें तो अपनी जो पहली 2 इक्वेशंस हैं, पहली 2 रोज हैं, उनमें भी ए बी सी को 0 पुट कर दें। ठीक है, और अपनी दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करें, और सिंप्लीफाई करने के बाद अब आपको पता है कि एक रो 0 हो गई है, तो आप ये देखें कि आपका वो कौन सा वेरिएबल है जो फ्री वेरिएबल है जिसको आपने टी लेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि मेरी जो तीसरी रो है ना उसमें कोई पिवट नहीं है इस तीसरी रो में, तो इसी x3 को मैं t कह दूंगी। ठीक है, उस t से मैंने अपनी बाकी 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज निकाली, और वो जो मैंने x3 जिसको t बोला है उसको लेट करें कि वो आपके पास 1 के इक्वल है, या जो भी आपकी मर्जी आप उसको कोई भी नंबर दे दें। ठीक है, इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। आप उस x3 को अगर आपने t कहा है, आपकी मर्जी, आप उसको 1 कहें, आप उसको 0 कहें, कोई एक वैल्यू दे के अपना आंसर दे दें, तो वो आपके पास जो एक आंसर आएगा वो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर जो हमने आंसर दिया है इसको, सॉरी, जो वैल्यू हमने लेट की है वो हमने 1 लेट की है। ठीक है, ये देखें जो t हमने लिया था ना वो हमने 1 ले लिया है। अगर यहाँ मैंने 1 ले लिया है
आप 0 ले लें, आप 2 ले लें, -3 ले लें, 5 ले लें, 100 ले लें, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो उस एक मैम वैल्यू के लिए जी जी वेरिएबल नहीं ले सकते जैसे टी, क्योंकि हम कहते थे कि इनफिनाइट वो मैनी सोल्यूशन है तो हम टी लेट कर लेते थे। बेटा अब आपसे ये पूछा जा रहा है डी पार्ट में कि आप टी तो लेट करते हो, लेकिन उस टी को कोई एक वैल्यू दे के आंसर दें, कोई एक वैल्यू। ओके मैम। जब हम उसको टी कहते हो ना, तो वो वन पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं होता, वो जनरलाइज सोल्यूशन होता है इनफाइनाइट मैनी। लेकिन वो कह रहा है कि आप कह तो रहे हो ना कि टी कोई भी वैल्यू रियल लाइन पे ले सकता है, यानी एक तरह से आपकी नॉलेज चेक की जा रही है कि क्या आपको इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन की सही से समझ भी आई है या नहीं। क्या आपको ये समझ आई है कि इस टी का क्या मतलब होता है, ये आपकी नॉलेज चेक करने के लिए। तो आप उस x3 को जिसको आपने t कहा है उसको अपनी मर्जी से कोई भी एक वैल्यू रियल लाइन पे दे दें और फिर अपना सॉल्यूशन शो करें। वो जो सॉल्यूशन आएगा वो ऑब्वियसली एक आएगा और ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब आपके पास एक और एग्जांपल है, हम जो अभी जिस पैटर्न पे चल रहे हैं ना उसी से रिलेटेड हम मजीद प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमें इस तरह के क्वेश्चंस बेटर तौर पे सॉल्व करने आ जाए। अब ये पिछले एग्जांपल से भी सिंपलीफाइड क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे फिर आपका सिस्टम जो है वो उसका ऑर्डर कम है, 2x2 का सिस्टम है। ठीक है, और आपसे कहा जा रहा है ए पार्ट में फॉर विच वैल्यूज ऑफ ए डज दिस सिस्टम हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। आप इस सिस्टम को सॉल्व करते हो, आप इसकी एचएन फॉर्म में कन्वर्जन करते हो, तो अब आप ये बताएं कि आपके पास ए की वो कौन सी वैल्यू आनी चाहिए जिसके लिए ये सिस्टम आपको यूनिक सॉल्यूशन देगा। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले तो ये कि यहाँ पर जो जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है ना, वो जो आपका ओल्ड मेथड है आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो। दैट इज आप एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालें, एक्स को निकालें, फर्स्ट इक्वेशन में से सब्स्टिट्यूट कर दें सेकंड में, तो ये यूं भी सॉल्व हो सकता है। अगर आप इसको एक्सटेंड फॉर्म से करना चाहते हैं तो भी ये सॉल्व हो सकता है, ये आपकी चॉइस है। अगर आप इसको अपने ओल्ड मेथड से करते हैं, जैसे आपने इक्वेशन 1 से x निकाला, आपने उसको 2 में पुट कर दिया, तो आपकी इक्वेशन ये आएगी। ये आप देखें, दिस इज 9 - a square into y is equal to b - 4a। ठीक है, तो यहाँ से भी हम अपने क्वेश्चन को इजीली आंसर कर सकते हैं। हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप a की वो वैल्यू दें जिसके लिए आपका यूनिक सोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो यूनिक सोल्यूशन के लिए मुझे नजर आ रहा है कि अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास यूनिक सोल्यूशन आए तो मेरे पास यहाँ पर y के कोफिशिएंट में कोई यूनिक वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो वो कब आएगी, आपको ये पता है कि अगर y का कोफिशिएंट मेरे पास 0 हो गया, ठीक है, तो b - 4a आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये 0 हो गया तो मेरे पास यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा। तो हम ये कहते हैं कि द सिस्टम हैज अ यूनिक सोल्यूशन इफ एंड ओनली द कोफिशिएंट ऑफ y इन 1। ये जो आपके पास इक्वेशन 1 लिखी जा रही है, इसमें जो y का कोफिशिएंट है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या होगा कि आपके पास जो आपकी लास्ट रो है ना, उसमें एक लास्ट एंट्री ऐसी रह जाएगी जो कि आपके पास वो भी 0 हो जाएगी, उससे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन बन जाता है। और इसमें एक और बात भी है कि जैसे अगर मैं इसको ओल्ड मेथड से सॉल्व ना करना चाहूँ और मैं इसको एक्शन फॉर्म से भी करना चाहूँ, तो आप नोटिस कीजिएगा कि आपकी मैट्रिक्स की जो आखिरी रो बनेगी वो यही होगी। आप जब उसको दोबारा गॉसियन एलिमिनेशन से, बैक सब्स्टिट्यूशन से जब दोबारा इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करोगे ना, तो आपकी आखिरी रो कुछ इस तरह की आ रही होगी, 9 - a square into y is equal to b - 4a। दैट इज, अगर मैं आपको इसकी एचएनएल फॉर्म की आखिरी रो लिखवाऊं, अगर आप कहीं नोट करना चाहते हैं, तो उसकी रो क्या आएगी, आपकी आखिरी रो आएगी 0, 9 - a square एंड b - 4a। इफ यू वांट टू नोट डाउन तो इसको नोट कर लें। अगर आप इसको अपने प्रीवियस मेथड से समझना चाह रहे हैं तो नोट कर लें कि आप जब इस मैट्रिक्स को एचएन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, तो आपकी जो आखिरी रो आएगी वो आएगी, उसकी पहली एंट्री होगी 0, सेकंड होगी 9 - a square और थर्ड होगी b - 4a। ठीक है, तो फिर उसी लॉजिकल रीजनिंग पे आ जाए जो हम पहले से देते आए हैं। वो रीजनिंग क्या थी कि अगर मेरे पास लास्ट रो की आखिरी दो एंट्रीज नॉन जीरो हैं, ये हमने लास्ट टू लास्ट जो हमने एग्जांपल की थी, ये बिल्कुल वैसी एग्जांपल है। उसमें हमने क्या कहा था कि यूनिक सॉल्यूशन आने के लिए आपके पास इन दोनों एंट्रीज को 0 नहीं होना चाहिए। इनमें से कोई एक भी 0 हो गई तो नो सॉल्यूशन की तरफ चले जाएंगे, अगर दोनों 0 हो गई तो इनफाइनाइट मैनी की तरफ चले जाएंगे। तो वो पॉसिबिलिटी बताएं जिनसे ये दोनों 0 ना हो। ठीक है, तो वो हमें नजर आ रहा है कि अगर हमारा ये a एक ऐसी वैल्यू ले जिससे ये 0 ना हो तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो जब आप वो एग्जांपल रिवाइज करेंगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस एग्जांपल। तो अगर मैं यहाँ a को +-3 पुट करती हूँ, दोनों के लिए 0 हो जाएगा।
तो मैं 0 नहीं करना चाहती, तो मुझे क्या आंसर देना चाहिए, दैट a मस्ट बी नॉट इक्वल टू +-3, क्योंकि +-3 में से कोई भी वैल्यू पुट करने से ये 0 हो जाता है। अगर ये 0 हो गया तो या मेरे पास नो सोल्यूशन आएगा या इनफाइनाइट में नहीं आ जाएगा, जबकि मैं इन दोनों को नहीं चाहती, मुझे यूनिक चाहिए। और यूनिक सोल्यूशन के लिए आपकी एचलन फॉर्म की आखिरी रो में आखिरी दोनों एंट्रीज को 0 नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको 0 चाहती हूँ, ना मैं इसको 0 चाहती हूँ, तो फिर a को +-3 मुझे नहीं पुट करना चाहिए, एंड दिस इज योर आंसर। या ये आंसर करें, या फिर आप ये भी कह सकते हैं डायरेक्ट कि 9 - a² को 0 नहीं होना चाहिए, एक ही बात है। यहाँ से फिर आप a की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। बी पार्ट में पूछा जा रहा है फाइंड दोज पेयर्स ऑफ वैल्यूज a b फॉर विच द सिस्टम हैज मोर देन वन सॉल्यूशन। ए में आपसे पूछा जा रहा था सिर्फ ए की वो वैल्यू बताए, ए स्मॉल अल्फाबेट की वो वैल्यू बताए जिसके लिए आपका यूनिक सॉल्यूशन आए। पार्ट बी में आपसे कहा जा रहा है कि ए बी पेयर दोनों की वो वैल्यू बताएं जिसके लिए सिस्टम आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन दे। मोर देन वन सॉल्यूशन का मतलब होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। आप ए पार्ट का उल्ट कर दे तो बी पार्ट आ जाएगा। जरा सोचें इस पे, ठीक है। आपकी अभी क्लास एंड होने का टाइम हो रहा है, इस पे आपने भी सोचना है, मैं आपको बता भी देती हूँ, लेकिन जब खुद सॉल्व करें तो थोड़ा सा पहले थिंकिंग किया करें, ठीक है। आप एक दफा लेक्चर ले चुके होते हो, जब खुद रिवाइज करें तो थोड़ा सा पहले सोचा करें, फौरन से सॉल्यूशन को मत देखा करें। देखिए आपसे सेकंड पार्ट में ये पूछा जा रहा है कि आप ए बी की वो वैल्यू बताएं जिसके लिए आपका मोर देन वन सॉल्यूशन आए। मोर देन वन सॉल्यूशन का मतलब क्या है, आखिरी रो का सारा 0 हो जाना। पूरी रो 0 होने का मतलब क्या है, 9 - a² 0 हो जाए। 9 - a² 0 कब होगा, जब a आपके पास +-3 आएगा। बिल्कुल ए पार्ट का उल्टा आंसर दे दिया है। अगर a +-3 आ गया है तो आपके क्वेश्चन के अंदर उसने आपसे सिर्फ ए नहीं पूछा, बी भी पूछा है। तो वेरी सिंपल, इन दोनों इक्वेशंस में से, या फिर आप इसी क्वेश्चन को रख लें, ठीक है। आपको यहाँ पर b की वैल्यू चाहिए ना, तो आप a को एक दफा 3 पुट करें, एक दफा -3 पुट करें, ठीक है। तो आपके पास b की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। ये देखें आपके पास क्या आ रहा है, द सिस्टम हैज मोर देन वन सोल्यूशन इफ बोथ साइड्स ऑफ 1 आर 0। मैंने अभी आपसे क्या कहा था, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आ जाएगा। द लेफ्ट हैंड साइड इज 0 व्हेन a इज +-3, ये तो हमें समझ आ गया। व्हेन a इज इक्वल टू 3 द राइट हैंड साइड इज 0 व्हेन b - 12 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पर a की जगह वैल्यू पुट करें ना, तो आपके पास एक वैल्यू पुट करने से b की एक वैल्यू आ गई 12, a की -3 वैल्यू पुट करने से b आ गया -12। तो दो पेयर्स कौन से बन गए, 3 12 एंड -3 -12। और दो पेयर इसलिए बने हैं कि a की दो वैल्यूज थी, ठीक है। तो इस सारी एक्सप्लेनेशन को जब आप खुद सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा अंडरस्टैंड अगर आप करेंगे, और इस क्वेश्चन को उसी मेथड से जब आप हाथ से करेंगे जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया था, तो आई एम श्योर कि आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टिल आपके लिए कॉन्सेप्ट नया है, इसलिए जस्ट फॉर योर इजीनेस कि अगर आप में से किसी को समझ नहीं आती तो नेक्स्ट लेक्चर हम इसी से स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह जो भी आपको कन्फ्यूजन्स होंगी वो मैं पहले सॉल्व करूंगी, ठीक है। क्योंकि अगर आपको ये समझ नहीं आता तो फिर आपको फर्दर बहुत सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको समझ नहीं आएंगे, ठीक है।